हेलो दोस्तों, अब हम लोग नए चैप्टर की ओर आगे बढ़ते हैं। चैप्टर का नाम है वेक्टर एंड 3D जिससे आपका 17 मार्क्स का क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, इसका इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव का डिस्कशन हम लोग करने जा रहे हैं। सबसे पहला चैप्टर हम लोग वेक्टर के बारे में जानते हैं। वेक्टर में वेक्टर बोलते किसको है? तो जिसके पास मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों हो उसको हम लोग बोलते हैं वेक्टर, और जो ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन को भी फॉलो करता हो। ठीक है, मेनली आप लोग ये जानिएगा कि जिसके पास मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों हो, लेकिन जिसके पास केवल मैग्नीट्यूड हो उसको हम लोग स्केलर बोलते हैं। ठीक है, जैसे हो गया डिस्टेंस। तो डिस्टेंस के पास केवल मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन से इसका कोई लेना देना नहीं होता है, तो इसलिए स्केलर होता है। लेकिन अगर डिस्प्लेसमेंट है तो ये डायरेक्शन पर डिपेंड करता है। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है इनिशियल और फाइनल पोजीशन के बीच का, इसीलिए ये डायरेक्शन पे डिपेंड करता है, इसलिए ये वेक्टर क्वांटिटी है। अब हम लोग आते हैं पॉइंट वेक्टर किसको बोलते हैं। जैसे मान लीजिए कोई एक पॉइंट आपको दे दिया गया 2, 3, 5। अब इस पॉइंट से अगर वेक्टर हमको निकालना है, ठीक है, इस पॉइंट से अगर वेक्टर निकालना है तो नॉर्मली आप ध्यान रखिएगा, अगर एक पॉइंट है तो सीधा लिख दीजिएगा 2 के साथ लिखिएगा आई कैप, 3 के साथ जे कैप, 5 के साथ के कैप। आई जे के क्या है? आई है यूनिट वेक्टर विथ एक्स डायरेक्शन, और जे हो गया यूनिट वेक्टर इन वाई डायरेक्शन, और के हो गया यूनिट वेक्टर इन जेड डायरेक्शन। तो इसको याद रखना है थोड़ा सा। ए बी वेक्टर हम लोग कैसे निकालते हैं? अगर कोई दो पॉइंट रहा, इसको थोड़ा ध्यान में रखना है। अगर दो पॉइंट है और मान लीजिए ये पॉइंट है 1, 2, 5, बी है 5, 3, 2, तो अगर हमको ए बी वेक्टर निकालना है तो हम लोग क्या करेंगे? पोजीशन वेक्टर ऑफ बी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए, मतलब बी में से ए को माइनस करेंगे। तो 5 - 1 कितना हो जाएगा? 4। 5 - 1 4, और एक्स के साथ क्या आता है? आई कैप, तो आई कैप। वाई वाले में आप माइनस कीजिए तो 3 - 2 तो 1, तो 1 हो गया जे कैप। 2 - 5 यानी -3 के कैप। तो आपका वेक्टर निकल के आ गया 4 आई कैप प्लस जे कैप -3 के कैप। ये हो गया आपका ए बी वेक्टर। ठीक है। अब अगर मान लीजिए हमको यूनिट वेक्टर निकालना है। यूनिट वेक्टर क्या होता है? किसी भी वेक्टर का अगर यूनिट वेक्टर हम लोग निकालते हैं, यूनिट वेक्टर को हम लोग कैप से, जैसे आर है तो आर कैप से डिनोट करते हैं, तो ये होता है आर वेक्टर बाय आर का मैग्नीट्यूड। यानी कि यूनिट वेक्टर यहाँ पर हम लोग निकालेंगे किसी भी वेक्टर का, तो उसके वेक्टर को अगर उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देते हैं तो ये उसका यूनिट वेक्टर हो जाएगा। मैग्नीट्यूड क्या होता है? जैसे यही वेक्टर है, इसका अगर हम लोग मैग्नीट्यूड निकालते हैं, मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? अंडर रूट आई के साथ जो है उसका स्क्वायर कीजिए, प्लस जे के साथ जो है उसका स्क्वायर कीजिए, और के के साथ जो है उसका स्क्वायर कीजिए। तो ये आपका आ जाएगा 16 + 1 + 9, यानी कि कितना हो गया? √26। तो अगर इसी का हम लोग यूनिट वेक्टर निकालते हैं, इसी का यूनिट वेक्टर, तो क्या हो जाएगा? ए बी वेक्टर बाय ए बी का मैग्नीट्यूड, यानी कि 4 आई कैप प्लस जे कैप -3 के कैप बाय √26। ठीक है, तो हम लोग जान गए वेक्टर किसको बोलते हैं। और अगर दो पॉइंट के बीच में अगर निकालना है वेक्टर तो वो निकाल लेंगे। इसका मैग्नीट्यूड निकालना हम लोग सीख लिए, और इसका यूनिट वेक्टर निकालना सीख लिए। और हम लोग आते हैं डायरेक्शन कोसाइन। डायरेक्शन कोसाइन दो तरीका से होता है, आपको ध्यान में रखना है। पहला हो गया, जैसे मान लीजिए ये दिया हुआ है एक्स डायरेक्शन, वाई डायरेक्शन और जेड डायरेक्शन। ठीक है, अब जैसे यहाँ पर मान लीजिए कोई एक वेक्टर है आर वेक्टर, है ना। एक्स के साथ अगर ये अल्फा एंगल बना रहा है, वाई के साथ बीटा एंगल बना रहा है, और जेड के साथ गामा एंगल बना रहा है, तो इस केस में डायरेक्शन कोसाइन को हमेशा हम लोग एल, एम और एन से डिनोट करते हैं। तो एल हो जाएगा कॉस अल्फा, एम हो जाएगा कॉस बीटा, और एन हो जाएगा कॉस गामा। जैसे आपको मान लीजिए एक क्वेश्चन छोटा सा पूछ दिया गया कि अगर कोई वेक्टर है जो एक्स के साथ बना रहा है मान लीजिए 45 डिग्री का एंगल, वाई के साथ बना रहा है 60 डिग्री का एंगल, और जेड के साथ बना रहा है 90 डिग्री का एंगल। ये मान लीजिए बोल दिया एक्स के साथ है, ये वाई के साथ है, ये जेड के साथ है। तो एक्स के साथ जो बना रहा है उसको अल्फा बोलते हैं, वाई के साथ जो बना रहा है उसको बीटा बोलते हैं, और जेड के साथ जो बना रहा है उसको गामा बोलते हैं। तो यहाँ पर वैल्यू क्या हो जाएगा मेरा? cos 45 यानी कि 1/√2,
कॉस बीटा यानी कि कॉस 60 यानी कि 1/2 और कॉस 90 यानी कि 0। तो हम लोग एंगल के थ्रू इस तरह से निकाल सकते हैं। अच्छा, इसमें एक इंपॉर्टेंट चीज़ आपको याद रखना है कि L² + M² + N² का वैल्यू 1 होता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, थोड़ा ध्यान में रखिएगा इसको। अच्छा, एक हो गया डायरेक्शन कोसाइन। जैसे आपको कोई वेक्टर दे दिया 2i + 3j + 5k, इसमें बोलेगा डायरेक्शन कोसाइन कैसे निकलेगा। तो ध्यान रखिएगा, L होता है a/r, M b/r और N c/r। ए बी सी क्या है? ए है जो आई के साथ है, इसको बोलते हैं ए, जे के साथ जो है इसको बोलते हैं बी, और के के साथ जो है इसको बोलते हैं सी। आर क्या है? तो आर है इसका मैग्नीट्यूड, इसका जो मैग्नीट्यूड निकलेगा उसी को हम लोग आर बोलते हैं। तो कितना हो जाएगा? 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9 + 5 का स्क्वायर 25, तो √38। तो यहाँ पर हो जाएगा 2/√38, 3/√38 और 5/√38। तो ये आपका हो गया डायरेक्शन कोसाइन तक का क्लियर हो गया। इसमें कुछ टॉपिक और है, आपको ध्यान रखना है। एक पढ़ना होता है हम लोगों को स्केलर या डॉट प्रोडक्ट। स्केलर या डॉट प्रोडक्ट में ध्यान रखिएगा, ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन आपका आएगा ये I.I 1 होता है, J.J 1 होता है, K.K 1 होता है। अगर कोई भी यूनिट वेक्टर है और अगर उस सेम वेक्टर है यूनिट वेक्टर, ठीक है, तो उसका डॉट प्रोडक्ट 1 होगा। लेकिन अगर A.A बोला, बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाला, A.A होगा तो ये होगा मैग्नीट्यूड ऑफ A का स्क्वायर। इसको कभी 1 मत कीजिएगा। कोई अगर अलग वेक्टर है, अगर ये यूनिट वेक्टर रहता तो इसका भी 1 होता, लेकिन अगर अलग वेक्टर है तो इसका होगा मैग्नीट्यूड A का स्क्वायर। लेकिन अगर यहीं पर आते हैं यूनिट वेक्टर में I.J तो 0, J.K तो 0, K.I तो 0, मतलब अलग अलग है तो 0 हो रहा है, सेम सेम है तो 1 हो रहा है यूनिट वेक्टर में। इस चीज़ को ध्यान रखना है। और A.A मैग्नीट्यूड A का स्क्वायर होगा। अच्छा, A.B जो है सो B.A दोनों सेम होता है। A.B निकालिए या B.A दोनों सेम होगा। A.B होता क्या है? A.B का फॉर्मूला होता है आपका मैग्नीट्यूड ऑफ A, मैग्नीट्यूड ऑफ B और कॉस थीटा। कोई वेक्टर का मैग्नीट्यूड हम लोग को निकालना हम लोग सीख लिए हैं, ठीक है। और यहाँ पर कॉस थीटा एंगल आपको दिया हुआ रहेगा तो हम लोग निकाल लेंगे। लेकिन अगर कभी कभी क्या करेगा, ए और बी वेक्टर दे दिया, अब पूछ देगा कि एंगल निकालिए, कैसे निकालेंगे? तो उस केस में हम लोग करेंगे A.B बाय मैग्नीट्यूड ऑफ ए, मैग्नीट्यूड ऑफ बी। ये आपका हो जाएगा कॉस थीटा का फार्मूला। ये आगे हम मतलब क्वेश्चन के थ्रू बताएंगे। अभी आपको ये फार्मूला याद रखना है कि जब भी एंगल, दो वेक्टर के बीच का एंगल पूछा जाए तो A.B मैग्नीट्यूड ऑफ ए, मैग्नीट्यूड ऑफ बी। इंपॉर्टेंट है, ये भी ध्यान में रखिएगा, एंगल पूछ देता है बार बार। लेकिन अगर यहीं पर समझिए कि अगर ए और बी दोनों परपेंडिकुलर है एक दूसरे के, ए वेक्टर और बी वेक्टर दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, तो एंगल कितना बना रहा है? 90 डिग्री। तो cos 90 का वैल्यू होता है, cos 90 का वैल्यू होता है 0। तो उस केस में ये पूरा हो जाएगा 0। तो जब अगर बोलेगा ए और बी परपेंडिकुलर है तो उस केस में ध्यान रखिएगा कि A.B 0 होगा। इस पर भी क्वेश्चन बनता है, ध्यान में रखना है। आगे हम लोग बढ़ते हैं। अब जैसे देखिए, यहाँ पर एक क्वेश्चन पूछ दिया कि ए वेक्टर है 2i + 5j + 7k, बी वेक्टर है 3i - 2j + लेमडा के, और क्या बोल दिया कि ए और बी परपेंडिकुलर है, तो निकालिए कि लेमडा का वैल्यू क्या होगा। अभी हम तुरंत बताएं आपको कि अगर ए और बी परपेंडिकुलर है तो उस केस में A.B क्या हो जाएगा? 0। A.B 0। अब A.B निकालने का ये तरीका याद रखिएगा कि A.B हम लोग कैसे और निकाल सकते हैं। A.B निकालने का एक और तरीका है A1A2 + B1B2 + C1C2। मतलब I वाले को I के साथ मल्टीप्लाई, J वाले को J के साथ, K वाले को K के साथ मल्टीप्लाई। इस केस में आते हैं तो 2 3 जा 6 + 5 2 जा 10 -10 हो गया, और +7 लेमडा इक्वल टू क्या हो गया? 0। तो यहाँ से देखिए 6 - 10 तो -4 + 7 लेमडा इक्वल टू 0, तो 7 लेमडा इक्वल टू हो गया 4, तो लेमडा का वैल्यू 4/7। ये आपका आंसर हो गया। तो अगर जब भी दे दे कि ए और बी परपेंडिकुलर है तो उस केस में A.B को हम लोग 0 करके वैल्यू निकाल सकते हैं। एक चीज़ और इसमें पूछा जाता है आपका कि प्रोजेक्शन क्या होता है। प्रोजेक्शन जैसे पूछ दिया कि ए और बी, ए का प्रोजेक्शन निकालना है बी पर, प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी वेक्टर, तो ये हो जाएगा A.B बाय मैग्नीट्यूड ऑफ बी। मतलब ये दोनों का डॉट प्रोडक्ट निकालेंगे और बी के मैग्नीट्यूड से डिवाइड हम लोग करेंगे, बी के मैग्नीट्यूड से डिवाइड करेंगे। जैसे मान लीजिए एक क्वेश्चन हम लोग यहाँ पर लेते हैं, दिया हुआ है कि ए है
i प्लस 3j प्लस 7k, और बी वेक्टर है 7i माइनस जे प्लस 8k। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन है प्रोजेक्शन निकालने का, दूसरा है एंगल निकालने का। तो प्रोजेक्शन हम लोग कैसे निकालेंगे, तो ए डॉट बी बाई मैग्नीट्यूड ऑफ बी, ठीक है। तो ए डॉट बी कीजिए तो 1 इंटू 7 तो क्या हो गया 7, 3 इंटू -1 तो -3, 7 इंटू 8 तो +56 बाय बी का मैग्नीट्यूड, तो बी का मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा 7 का स्क्वायर 49 प्लस 1 प्लस 64, तो ये आपका हो गया 4 यानी कि 60 हो गया, और ये हो जाएगा आपका 65 50 यानी कि 114। तो ये आपका आंसर हो गया प्रोजेक्शन। अगर एंगल बिटवीन ए एंड बी पूछा गया है यानी कि कॉस थीटा का वैल्यू ए डॉट बी बाय मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी, है ना। तो ए डॉट बी अभी मेरा कितना निकला है 60 निकला है, और मैग्नीट्यूड ऑफ ए अगर निकालते हैं यहाँ पर तो ये हो जाएगा 1 + 9 10, और क्या हो गया यानी कि 59 हो जाएगा, और रूट अंडर कितना है 114 है। तो यहाँ से थीटा मेरा कितना हो जाएगा, ये जो कॉस है कॉस उधर जाकर हो जाएगा कॉस इनवर्स, और आ जाएगा 60 बाय रूट अंडर 114। तो ये मेरा हो गया एंगल। तो यहाँ तक हम लोग स्केलर और डॉट प्रोडक्ट का ख़त्म कर चुके हैं। अब एक आता है और है लास्ट है, इसमें क्रॉस प्रोडक्ट पढ़ना है थोड़ा। क्रॉस प्रोडक्ट में याद रखिएगा कि ए क्रॉस बी का वैल्यू होता है मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी साइन थीटा इंटू एन कैप। एन कैप डिनोट करता है कि डायरेक्शन उसका कहाँ जा रहा है, और ये जो एन कैप होता है ये ए और बी दोनों के परपेंडिकुलर होता है। तो ध्यान रखना है कि ए क्रॉस बी होता है मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी इंटू साइन थीटा और एन कैप, ठीक है। और याद रखिएगा ए क्रॉस बी कभी भी बी क्रॉस ए की इक्वल नहीं होगा, हमेशा उसका माइनस के साथ इक्वल होगा, यानी ऑपोजिट हो जाता है। ए क्रॉस बी है तो इधर होगा माइनस ऑफ बी क्रॉस ए, ये याद रखिएगा, आगे इस पर भी क्वेश्चन बनता है। अच्छा, अब साइन थीटा है तो साइन जैसे कॉस थीटा उसमें था तो ए और बी परपेंडिकुलर रहता था, जीरो होता था, लेकिन यहाँ पर साइन थीटा है तो ए और बी पैरेलल रहेगा। अगर पैरेलल रहेगा थीटा बनाएगा 0 डिग्री और थीटा 0 हो जाएगा, साइन 0 का वैल्यू होता है 0, ठीक है, या साइन 180 का वैल्यू भी 0 होता है। तो इसीलिए ए क्रॉस बी हो जाएगा 0, कब, जब ए और बी दोनों पैरेलल रहेगा। ध्यान रखिएगा अगर पैरेलल रहा तो ए क्रॉस बी 0। अब इसमें क्वेश्चन आता है आई क्रॉस ए, आई जब भी बोलेगा यानी क्या हो गया दोनों पैरेलल हो गया तो 0, जे क्रॉस जे 0, के क्रॉस के 0। और इसमें अगर ए क्रॉस ए बी क्रॉस बी कोई भी वेक्टर रहे, चाहे वो यूनिट वेक्टर रहे नहीं रहे, इसका 0 हो जाएगा। ध्यान रखिएगा ए डॉट ए जैसे होता था मैग्नीट्यूड ऑफ ए का स्क्वायर, लेकिन इस केस में अगर ए क्रॉस ए रहा तो वो हमेशा 0 रहेगा। इस चीज़ को ध्यान में रखना है आप लोगों को। अच्छा, अब ध्यान रखिएगा एक चीज़ है यहाँ पर कि आई जे के अगर एंटी क्लॉकवाइज मूव कर रहा है, एंटी क्लॉकवाइज तो ये हो जाएगा पॉजिटिव, और अगर क्लॉकवाइज मूव कर रहा है तो होगा नेगेटिव। और ध्यान में रखना है कि जैसे आई क्रॉस जे किए तो इस दोनों को छोड़ के कौन सा बचा हुआ है के, तो आई क्रॉस जे तो क्या हो जाएगा के कैप हो जाएगा। अच्छा, एंटी क्लॉकवाइज जा रहा है, घड़ी के विपरीत दिशा में जाएंगे तो पॉजिटिव रहेगा। जे क्रॉस के ये भी देखिए घड़ी के विपरीत दिशा में जा रहा है तो ये भी पॉजिटिव रहेगा, और क्या हो जाएगा आई कैप हो जाएगा। के क्रॉस आई ये भी देखिए घड़ी के विपरीत दिशा में जा रहे हैं तो ये हो जाएगा जे कैप, ये भी पॉजिटिव हो जाएगा। लेकिन अगर हम लोग घड़ी के दिशा में चलते हैं, जे क्रॉस आई क्लॉकवाइज हो गया यानी कि घड़ी के दिशा में हो गया तो ये हो जाएगा माइनस के कैप। आई क्रॉस के देखिए घड़ी के दिशा में है तो माइनस जे, के क्रॉस जे घड़ी के दिशा में है तो ये भी माइनस हो जाएगा आई कैप। तो इस चीज़ को ध्यान रखना। और अगर इस दोनों में अगर एंगल के लिए पूछा गया कि साइन थीटा कैसे निकालेंगे तो ए क्रॉस बी जो हम लोग निकालेंगे उसका मैग्नीट्यूड और डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी, तो इस तरह से मेरा साइन थीटा निकल जाएगा। अच्छा, ए क्रॉस बी निकालने का एक और तरीका है डिटर्मिनेंट मेथड, उसको हम लोग नेक्स्ट पेज में देखते हैं। अब जैसे आप ये देखिए कि अगर एरिया ऑफ ट्रायंगल जब भी पूछा जाएगा तो एक ट्रायंगल दे दिया गया है ना, इसमें दे दिया ए बी सी, तो इसका नाम हम लोग मान लिए दे दिए ए वेक्टर, इसका नाम दे दिए बी वेक्टर, है ना। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल जब भी पूछा जाएगा तो हाफ ऑफ ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड, ठीक है, ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड निकाल लीजिएगा, उसको हाफ से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल हो जाएगा। इसी तरह अगर एरिया ऑफ पैरेललोग्राम पूछा गया, ये ए वेक्टर हुआ ये बी वेक्टर, तो ये भी बी हो जाएगा, ये ए वेक्टर हो जाएगा।
अगर एरिया ऑफ पैरेललोग्राम पूछा जाएगा तो ये हो जाएगा ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड, यही हो जाएगा आपका एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, ध्यान रखना है। अब देखिए हम लोग निकालते हैं, एक क्वेश्चन दे रहे हैं यहाँ पर, ध्यान रखिएगा। अगर ए वेक्टर दिया हुआ है 2i प्लस 3j माइनस 4k और बी वेक्टर दिया हुआ है 3i प्लस 2j प्लस 2k, इसका पहले ए क्रॉस बी हम लोग निकालते हैं। ए क्रॉस बी देखिए, अगर इसका निकालते हैं ए क्रॉस बी, क्या कीजिएगा, डिटर्मिनेंट का सिंबल पहले दीजिएगा, फिर लिखिएगा आई जे के। अब जो फर्स्ट वेक्टर है ए वेक्टर, तो ए का जो कोफिशिएंट है यहाँ पर वो लिखिए, तो 2 3 माइनस 4, 2 3 माइनस 4। फिर बी का कोफिशिएंट लिखिए, बी का क्या है 3 2 2। अब इसका डिटर्मिनेंट निकाल दीजिए, तो ए क्रॉस बी जब हम लोग निकाल रहे हैं, इसका डिटर्मिनेंट क्या हो जाएगा, प्लस माइनस प्लस, तो प्लस आई है ना, तो प्लस आई लिए, तो ये हटा तो क्या हुआ 3 2 जा 6 और 2 4 जा 8, तो माइनस माइनस प्लस 8 हो जाएगा। फिर आया माइनस जे कैप, माइनस जे, तो ये हटा 2 2 जा 4 और प्लस 12। फिर हुआ प्लस के कैप, तो ये हटा 2 2 जा 4 माइनस 9, तो देखिए ये हो जाएगा 14 आई कैप, ठीक है, माइनस 16 जे कैप और माइनस 5 के कैप। तो ये हो गया आपका ए क्रॉस बी, ठीक है। इसी में अगर इसका मैग्नीट्यूड पूछ दिया ए क्रॉस बी का, तो अंडर रूट 14 का स्क्वायर प्लस माइनस 16 का स्क्वायर प्लस माइनस 5 का स्क्वायर, ये जो भी आ जाएगा आप निकाल लीजिएगा, ये वैल्यू निकल जाएगा आपका। अच्छा, अब जैसे कभी कभी पूछ देगा कि ए और बी वेक्टर है, इस दोनों के परपेंडिकुलर यूनिट वेक्टर बताइए क्या होगा। परपेंडिकुलर यूनिट वेक्टर पूछेगा ए और बी के, तो वो फार्मूला होता है एन क्रॉस इक्वल टू एन कैप इक्वल टू ए क्रॉस बी। जैसे यही वेक्टर है, अगर इसी में मान लीजिए हमको निकालना है यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू ए और बी, तो पहले लिखेंगे ए क्रॉस बी क्या आ रहा है और उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देंगे। तो ए क्रॉस बी जैसे इसमें मेरा क्या आया है 14 आई कैप माइनस 16 जे कैप माइनस 5 के कैप, और इसका मैग्नीट्यूड जो भी आया है यहाँ पर 196 प्लस 256 प्लस 25, यही मेरा हो गया यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू ए और बी वेक्टर हो गया, ठीक है। इसके साथ यही आपका वेक्टर का सारा इंपॉर्टेंट टॉपिक था, इसको अच्छा से आप कर लीजिएगा। इसके बाद हम लोग थोड़ा सा 3D पे आते हैं और 3D का हर एक टॉपिक को डिस्कस थोड़ा कर देते हैं। इतना कर लीजिएगा, आपका क्लियर हो जाएगा पूरा। अब देखिए 3D है, वेक्टर से स्पेशली 10 मार्क्स का पूछा जाता है और 3D से 7 मार्क्स का आपका पूछा जाता है, ध्यान रखिएगा। 3D में जो पहला टॉपिक है वो डायरेक्शन कोसाइन, जिसका हम लोग वेक्टर में डिस्कशन बहुत अच्छा ढंग से कर चुके हैं, वहाँ से आप 3D के लिए ये डायरेक्शन कोसाइन देख लीजिएगा। चलिए, दूसरा टॉपिक जो हम लोग बात करेंगे 3D में वो है इक्वेशन ऑफ लाइन थ्रू अ गिवन पॉइंट एंड पैरेलल टू गिवन वेक्टर एंड पैरेलल टू गिवन वेक्टर। इसमें क्या करेगा, एक पॉइंट दे देगा, जैसे मान लीजिए ए पॉइंट दे दिया 2 3 4 कुछ भी दे दिया, तो इस पॉइंट का नाम हम लोग मेनली मानते हैं x1 y1 और z1, है ना। अच्छा, और एक वेक्टर दे देगा बी वेक्टर 4i प्लस 7j प्लस 2k जैसे दे दिया, तो इसको मेनली हम लोग मानते हैं ai प्लस bj प्लस ck। तो यहाँ से आपका रहता है ए बी सी का वैल्यू और यहाँ से आपका x1 y1 z1 का वैल्यू। अगर हमको वेक्टर फॉर्म में लिखना है तो आर वेक्टर होता है ए वेक्टर प्लस लेमडा बी वेक्टर, जैसे यहाँ पर निकाले तो आर वेक्टर। तो यहाँ देखिए ए पॉइंट दिया हुआ है, तो ए पॉइंट से ए वेक्टर मेरा क्या आएगा 2i प्लस 3j प्लस 4k, तो हो गया 2i प्लस 3j प्लस 4k और प्लस लेमडा। बी वेक्टर मेरा क्या है तो 4i प्लस 7j प्लस 2k। तो ये आपका इक्वेशन ऑफ लाइन इन वेक्टर फॉर्म हो गया। लेकिन अगर इसी को पूछा जाए आपका कार्टेशियन फॉर्म में क्या होता है, तो कार्टेशियन फॉर्म में इक्वेशन होता है x माइनस x1 बाई ए इक्वल टू y माइनस y1 बाई बी इक्वल टू z माइनस z1 बाई सी। तो x माइनस x1 आपका कितना है 2 बाई ए कितना है आपका 4, y माइनस y1 देखिए कितना है 3 है और b कितना है 7, z माइनस z1 देखिए कितना है 4 है और c कितना है c आपका है 2 है, ठीक है। तो ये हो गया आपका कार्टेशियन फॉर्म का इक्वेशन हो गया।
ध्यान रखिएगा। अब जैसे कभी कभी क्या करेगा, कार्टेशियन फॉर्म का इक्वेशन दे दिया, आपको पूछ देगा कि वेक्टर फॉर्म में निकालिए, तो देखिए आप ध्यान से, आपको उसी फॉर्म में सजाना है, इस फॉर्म में आपको सजाना है, ठीक है। यहाँ पर क्या है, x माइनस 5/3। अच्छा, यहाँ पर होना चाहिए केवल y, लेकिन यहाँ पर 2y दिया हुआ है, तो 2 से ऊपर नीचे दोनों तरफ डिवाइड कर दीजिए। 2 से ऊपर वाले को भी डिवाइड कर लीजिए और 2 से नीचे जितना रहेगा ना y या x और z, उसके साथ कोई भी कोएफिशिएंट रहेगा तो उससे ऊपर नीचे डिवाइड कर लीजिएगा। फिर हो गया z माइनस 6/2। तो यहाँ पर देखिए क्या हो गया, x माइनस 5/3, ये फिर हो जाएगा आपका y प्लस 5/2 और हो जाएगा z माइनस 6/2। तो यहाँ से देखिए आपका x1 कितना निकल के आ रहा है 5, y1 कितना निकल के आ रहा है, यहाँ पर माइनस करेंगे तो माइनस 5/2 हो जाएगा, और z1 कितना निकल के आ रहा है, z1 निकल के आ रहा है 6, a कितना आ रहा है 3, b कितना आ रहा है 2 और c कितना आ रहा है 2। तो देखिए ये मेरा b वेक्टर हो जाएगा 3i प्लस 2j प्लस 2k, और यहाँ से मेरा a वेक्टर हो जाएगा 5i माइनस 5/2j प्लस 6k, और वेक्टर फॉर्म का इक्वेशन अपना क्या है, r वेक्टर इक्वल टू a वेक्टर प्लस लेमडा b वेक्टर। तो a और b दोनों का वैल्यू पुट कर दीजिए, आपका ये इक्वेशन आ जाएगा। नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे आपको पूछा जाता है एंगल बिटवीन टू लाइंस, मतलब क्या करेगा, यही आपका दोनों दे दिया, अब बोल दिया जाएगा कि इस दोनों के बीच में एंगल बताइए क्या होगा। सिंपल सा बात समझिएगा कि एंगल हमेशा वेक्टर के बीच में निकाला जाएगा। ये तो पॉइंट हो गया। तो ये दोनों जो वेक्टर है b1 और b2 वेक्टर, दोनों का वैल्यू हमको केवल मालूम होना चाहिए। तो कॉस थीटा का वैल्यू हम लोग जानते हैं, a डॉट बी वाई मैग्नीट्यूड ऑफ ए बी होता है, उसी तरह से इसमें हो जाएगा b1 डॉट b2 बाय मैग्नीट्यूड ऑफ b1 मैग्नीट्यूड ऑफ b2, बस मेरा निकल के आ जाएगा। जैसे यहाँ पर है आर वेक्टर दिया हुआ है 2i माइनस 5j प्लस के, और ये हो गया। तो ये मेरा जो है ये क्या हो गया, b1 वेक्टर हो गया, और इसमें देखिए आर वेक्टर इक्वल टू ए वेक्टर प्लस म्यू बी वेक्टर, तो ये मेरा हो गया b2 वेक्टर। तो अगर इसके बीच में हम लोग एंगल निकालते हैं b1 डॉट b2 बाय मैग्नीट्यूड ऑफ b1 मैग्नीट्यूड ऑफ b2, तो देखिए क्या हो जाएगा, b1 b2 कीजिए, तो 3 1 जा 3 प्लस 4 प्लस 12 बाय मैग्नीट्यूड b1 का मैग्नीट्यूड 9 प्लस 4 13 और 36 हो गया आपका 49, फिर रूट अंडर 1 प्लस 4 प्लस 4 रूट 9, यानी हो गया 19/7 इंटू 3, तो 19/21, या एंगल क्या हो जाएगा मेरा कॉस इनवर्स 19/21। तो इस तरह से हम लोग एंगल दो वेक्टर के बीच में, मतलब दो लाइन का इक्वेशन अगर दिया हुआ रहा तो उसके बीच में हम लोग एंगल निकाल सकते हैं। हमेशा ध्यान रखिएगा कि b1 और b2 हमको मालूम होना चाहिए। जैसे इस क्वेश्चन में, इसमें अगर b1 हम लोग चाहें तो देखिए पहले ये देख लीजिएगा कि x माइनस x1 बाय ए, वाई माइनस वाई वन बाई बी और z माइनस z1 बाई सी, इस तरह से होना चाहिए, तो है इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो ये मेरा हो गया ए बी सी, यानी कि b1 वेक्टर यहाँ पर मेरा आ गया 2i प्लस 5j प्लस 3k, और इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। तो b2 वेक्टर मेरा आ जाएगा माइनस i प्लस 8j प्लस 4k। अब निकाल लीजिए कॉस थीटा, b1 डॉट b2 बाय मैग्नीट्यूड ऑफ b1 और मैग्नीट्यूड ऑफ b2, तो यहाँ से कितना आ जाएगा -2 हो गया प्लस 40 हो गया प्लस 12 हो गया, और डिवाइडेड बाय ये हो जाएगा 4 प्लस 25, यानी कि 29 9 रूट 38, और इसका आ जाएगा आपका 64 और 16 81, तो 81 हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग निकाल सकते हैं, जो भी वैल्यू आ जाएगा थीटा का वैल्यू हम लोग लिख देंगे। अच्छा, एक क्वेश्चन कभी कभी पूछ देता है इस तरह से, जैसे यहाँ पर ये क्वेश्चन है ना, ये हो गया और ये हो गया, बोल रहा है कि दोनों परपेंडिकुलर, तो जैसे परपेंडिकुलर है तो हम लोग क्या करेंगे उसमें कि परपेंडिकुलर जैसे बोल दिया तो आप क्या कीजिए कि b1 और b1 डॉट b2 क्या करिए, जीरो की इक्वल कर दीजिए। क्यों? क्योंकि देखिए कॉस थीटा हो जाएगा जीरो, अगर कॉस थीटा जीरो हुआ तो b1 डॉट b2 भी क्या हो जाएगा जीरो। तो यहाँ से b1 आपको निकालना पड़ेगा और इससे b2 निकालना पड़ेगा, जीरो की इक्वल करना हो। अच्छा देखिए b1 कैसे हम लोग निकालेंगे, यहाँ पर -x1 है तो -1 से ऊपर नीचे डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा -3, b1 वेक्टर हम लिख रहे हैं, तो ये हो जाएगा -3i कैप। अच्छा,
यहाँ पर 7 से डिवाइड करना पड़ेगा ऊपर नीचे, तो 7 से डिवाइड कीजिएगा तो यहाँ पर भी 7 से डिवाइड होगा तो क्या हो जाएगा 2p/7j। ठीक है, इसमें डिवाइड करना पड़ेगा, नहीं करना पड़ेगा तो ये हो जाएगा 2k। ठीक है, ये हो गया मेरा b1 वेक्टर। b2 वेक्टर अगर हम लोग निकालते तो देखिए b2 वेक्टर क्या हो जाएगा, इसमें किससे डिवाइड करना पड़ेगा -7 से, -7 से ऊपर नीचे डिवाइड करना, मतलब एक्स वाई जेड का जो भी कोफिशिएंट आ रहा है उससे ऊपर नीचे हम लोग डिवाइड करते हैं। तो -7 से, तो ये हो जाएगा 3p/-7 आई कैप, इसमें नहीं करेंगे तो जे कैप, इसमें -1 से करना पड़ेगा ऊपर नीचे तो -5k कैप। अब क्या कीजिए b1.b2 जीरो की इक्वल कर लीजिए, तो b1.b2 अगर जीरो की इक्वल हम लोग करते हैं तो यहाँ देखिए क्या हो जाएगा -3 इंटू -3p/7 प्लस 2p/7 इंटू 1 प्लस 2 इंटू -5 इक्वल टू 0। तो ये हो गया आपका 9p/7 प्लस 2p/7 -10 इक्वल टू 0। तो 11p/7 इक्वल टू 10, तो 11p इक्वल टू 70, तो p इक्वल टू 70/11। तो ये आपका हो गया। तो ध्यान रखिएगा एंगल का काम हम लोग का खत्म हो गया। एंगल पे बस इसी टाइप का क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा, इससे बाहर क्वेश्चन नहीं रहेगा। ध्यान से इसको केवल प्रैक्टिस कर लीजिएगा, एंगल हो जाएगा। इसके बाद एक और टॉपिक आपका 3D में पूछा जाता है, वो है डिस्टेंस। डिस्टेंस कैसे हम लोग निकालते हैं? डिस्टेंस का दो तरीका है, एक है आपका एसक्यू लाइन्स के बीच में और एक पैरेलल लाइन्स के बीच में। तो एसक्यू लाइन्स के बीच में डिस्टेंस हम लोग कैसे निकालेंगे वो थोड़ा देख लेते हैं। तो देखिए, जैसे एसक्यू लाइन किसको बोलते हैं? जो लाइन ना ही किसी का पैरेलल हो ना ही परपेंडिकुलर हो, ठीक है, ना ही इंटरसेक्ट करता हो और ना ही पैरेलल हो, ये ध्यान रखना है ना, कहीं भी ना करता हो। ठीक है, तो हम लोग देखेंगे एसक्यू लाइन्स के बीच में हम लोग वैल्यू कैसे निकालते हैं। एसक्यू लाइन जब भी होगा तो वो हमेशा याद रखिएगा कि वो होता है हमेशा क्या बोलते हैं 3D में संभव है, जो ना कभी पैरेलल हो और ना ही इंटरसेक्ट करता हो। पैरेलल नहीं हो, देखिए कोई भी लाइन पैरेलल रहता है तो वो इंटरसेक्ट नहीं करता है, लेकिन अगर पैरेलल नहीं है तो इंटरसेक्ट कर जाता है 2D में। लेकिन 3D में जो लाइन ना इंटरसेक्ट करता हो ना ही पैरेलल हो, ध्यान रखिएगा, ना ही पैरेलल हो, पैरेलल भी नहीं होना चाहिए और इंटरसेक्ट भी नहीं करना चाहिए, ये भी नहीं करना चाहिए। अगर ये दोनों का दोनों नहीं हो रहा है तो हम लोग बोलेंगे उसको एसक्यू लाइन्स। चलिए हम लोग आते हैं डायरेक्ट क्वेश्चन पे आते हैं। एसक्यू लाइन्स में देखिए, जब भी डिस्टेंस निकालना रहेगा तो b1 और b1 क्रॉस b2, यानी इससे हम लोग निकालेंगे b1 क्रॉस b2। इससे पहले निकालिए क्या क्या वैल्यू इससे निकाल सकते हैं हम लोग। पहला वाला से a1 निकाल सकते हैं और b1 निकाल सकते हैं। a1 तो हम बताया जैसे कि अगर x का कोएफिशिएंट जो भी आ रहा है उससे आपको ऊपर नीचे डिवाइड करना है। यहाँ पर x का कोएफिशिएंट 1 है तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, तो यहाँ पर जो आपका x1 आएगा वो आएगा -1, क्योंकि x - x1 होता है, तो यहाँ पर हो जाएगा x1 कितना हो जाएगा -1, तो माइनस आई कैप हो गया। और यहाँ पर भी हो जाएगा -1 तो माइनस जे कैप हो गया, यहाँ पर भी -1 तो माइनस के कैप हो गया। तो a1 वेक्टर आ गया मेरा। b1 वेक्टर ये हो जाएगा 7 आई कैप -6 जे कैप और प्लस के कैप। अच्छा, इससे निकालेंगे हम लोग a2 वेक्टर और b2 वेक्टर। a2 वेक्टर तो देखिए x - 3 है, x - x1 होता है तो ये +3 हो जाएगा, 3 आई कैप प्लस 5 जे कैप प्लस 7 के कैप, और ये हो जाएगा आई कैप -2 जे कैप प्लस के कैप। हो गया। अब इसको आपको क्या काम करना है, इस फार्मूला पे पुट कर दीजिए, b1 क्रॉस b2 निकाल लीजिए, b1 क्रॉस b2 आराम से कर लीजिए। b1 क्रॉस b2 का जो भी वैल्यू आएगा डिटर्मिनेंट के मेथड से वो निकाल लीजिए आप, ठीक है। और a2 - a1, a2 में से a1 को माइनस कर लीजिए और दोनों का सिंपल डॉट प्रोडक्ट निकाल के और b1 क्रॉस b2 का जो मैग्नीट्यूड आएगा उससे डिवाइड कर दीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा ये, ठीक है। ये काम मैं आप लोगों पे छोड़ रहा हूँ, ठीक है। नॉर्मली आप लोग क्या करना है, b1 क्रॉस b2 आराम से निकाल लीजिए और उसका मैग्नीट्यूड निकाल दीजिए और a2 में से a1 को माइनस कर दीजिए, तो b1 क्रॉस b2 एक वेक्टर फॉर्म में आएगा और a2 a1 भी वेक्टर फॉर्म में आएगा। दोनों का डॉट प्रोडक्ट यहाँ पे कीजिएगा, डॉट प्रोडक्ट, ध्यान से, आराम से आपका क्वेश्चन ये बन जाएगा, ठीक है। एक और है आपका डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल लाइंस। इसमें क्या है कि डिस्टेंस जब पैरेलल लाइंस है तो इसका जो लास्ट वाला जो है ना b वेक्टर, वो दोनों सेम रहेगा, ध्यान रखिएगा। पैरेलल में क्या रहेगा, ये दोनों सेम रहेगा, तो इसको b वेक्टर हम लोग मान लेंगे दोनों को, ठीक है। और ये होगा a1 वेक्टर, ये हो जाएगा आपका a1 वेक्टर और ये हो जाएगा a2 वेक्टर,
ठीक है, और ये हो गया आपका बी वेक्टर। तो इसमें क्या काम कीजिएगा कि A2 में से A1 को माइनस कर दीजिए और बी वेक्टर से क्रॉस प्रोडक्ट निकाल लीजिएगा। इसमें से इसको माइनस करके बी वेक्टर के साथ क्रॉस प्रोडक्ट यानी वही डिटर्मिनेंट वाला मेथड निकालिएगा, बी क्रॉस A2 माइनस A1। ये आपका एक वेक्टर रहेगा, ये वेक्टर रहेगा, तो दोनों को डिटर्मिनेंट के मेथड से निकाल लीजिएगा, सॉल्व कर लीजिएगा और b के मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दीजिएगा, b के मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दीजिएगा, आपका डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल लाइंस भी आ जाएगा। इसी के साथ आपका वेक्टर और 3D का जितना भी इंपॉर्टेंट टॉपिक था सब खत्म हो गया है। इसको बढ़िया से करके और रिविजन कर लीजिए, आपका 17 मार्क्स पूरा फिक्स रहेगा इससे। नेक्स्ट टॉपिक हम थोड़ा देर बाद जो है सो प्रोबेबिलिटी का डिस्कस करके अभी आपको अपलोड कर देंगे। थैंक यू वेरी मच।